इस लेक्चर में हम प्रोटेक्टेड प्लानिट रिपोर्ट और सीबीडी के बारे में डिस्कस करेंगे। सीबीडी मतलब कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये हमारे प्रीलिम और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। पहले इस रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। इस रिपोर्ट का नाम है पूरा प्रोटेक्टेड प्लानिट रिपोर्ट 2020। ये रिपोर्ट अभी जारी की है जी। इस रिपोर्ट में ये देखा गया कि जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसने जी एक ये क्या है, एक एग्रीमेंट है, समझौता है, ये मान लो। इसने 2010 में एक मीटिंग की और कुछ गोल रखे कि 2020 तक ये गोल अचीव करने हैं। तो इन गोल्स को पूरे वर्ल्ड वाइड अचीव करने के लिए कितनी प्रोग्रेस की है पूरे वर्ल्ड में, इस रिपोर्ट में यही दिखाया गया। इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है, जारी कौन करता है जिस रिपोर्ट को? यूनाइटेड नेशन का एक सेंटर है जिसका नाम है यूनेप WCMC। फुल फॉर्म है इसकी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर। इसने IUCN के साथ मिलकर इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये इसके बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं जी। IUCN एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी पार्टिसिपेट करती हैं, मतलब गैर सरकारी संस्था भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। और इसे 1948 में बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के एक शहर में है जी। स्विट्जरलैंड यूरोप में एक कंट्री है और वहाँ पे एक ग्लैंड शहर है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय। और इसे जूलियन हेक्सले नाम के आदमी ने बनाया था जब 1948 में बनाया था। तो इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं हम। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट, NGO वगैरह सब पार्टिसिपेट करती हैं। तो इन दोनों ने मिलकर जी एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सपोर्ट किया है इसको रिलीज करने में, इस रिपोर्ट को। उसका नाम है नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी। ये भी ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब गैर लाभकारी संस्था। तो इन तीन संस्था ने मिलकर रिलीज किया है। ये बाईइनियल लैंडमार्क पब्लिकेशन है। बाईइनियल का मतलब होता है जी द्विवार्षिक, मतलब वंस इन ए 2 ईयर, साल में 2 बार, वंस इन ए 2 ईयर। जब साल में कोई 2 बार चीज़, मतलब 2 साल में, वंस इन ए 2 ईयर मतलब 2 साल में कोई एक बार चीज़ होती है हैपन, उसे बोलते हैं बाईइनियल। ये रिपोर्ट हर 2 साल में एक बार रिलीज करते हैं ये यूनेप और IUCN मिलके। अब पढ़ते हैं जी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देखो जी, इससे पहले आप अर्थ समिट के बारे में समझो। एक अर्थ समिट हुआ जी। अर्थ समिट कहाँ पे हुआ ये ब्राज़ील में हुआ जी 1992 में, 1992 में। इसके लिए स्पेशल पेज ले लेते हैं हम। ये 1992 में हुआ जी अर्थ समिट। अर्थ समिट कहाँ पे हुआ? ब्राज़ील में। ब्राज़ील में जहाँ पे हो उसका नाम है जी रियो डी जनेरियो। इस रियो डी जनेरियो के नाम से ही इसको क्या है, जनेरियो, ये ब्राज़ील में जगह है। तो इसे अर्थ समिट को, यानी कि एक मीटिंग हुई जी बहुत सारी कंट्रीज़ की मीटिंग, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट पे, पर्यावरण को कैसे संरक्षण करें, इस बात पे मीटिंग हुई 1992 में। ब्राज़ील में एक जगह है। ब्राज़ील आपको पता है कहाँ पे जी? ब्राज़ील साउथ अमेरिका में एक कंट्री है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। तो वहाँ पे मीटिंग हुई जी। इस मीटिंग को अर्थ समिट भी बोलते हैं या फिर इसे बोलते हैं जी रियो के नाम से ही बोल देते हैं, रियो समिट। रियो समिट या फिर रियो कॉन्फ्रेंस, रियो कॉन्फ्रेंस किसी नाम से भी बोल सकते हैं। तो इसमें जी 3 डॉक्यूमेंट अचीव किए गए, मतलब 3 डॉक्यूमेंट सामने आए इसमें, 3 डॉक्यूमेंट्स और 3 कन्वेंशन। 3 डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से थे जी? 3 डॉक्यूमेंट थे। एक तो इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस, मतलब कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस एक डॉक्यूमेंट था, कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो ये है जी। इसकी वजह से ही इस जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसको भी बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो देखो UPSC इतना भी पूछ लेती है कि जो अर्थ समिट हुआ था उसका और नाम भी क्या है। अर्थ समिट को ये भी बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ये भी बोलते हैं। और रियो समिट भी, रियो कॉन्फ्रेंस भी। तो ये 3 डॉक्यूमेंट आए जिसमें से एक ये था कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। एक था आपका फॉरेस्ट प्रिंसिपल, फॉरेस्ट प्रिंसिपल। इसमें क्या जी, जंगल को बचाने के लिए कुछ सिद्धांत लिए गए जो पूरे वर्ल्ड वाइड कहा गया कि इनको अप्लाई करो ताकि जंगलों को बचाया जा सके। और एक था जी तीसरा एजेंडा 21, एजेंडा 21 कि 21 सेंचुरी आएगी जब 25th मतलब 21st सेंचुरी आएगी, उसमें कुछ एजेंडा लिए गए थे ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जा सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है जी
जो आप चीज़ें रिसोर्सेज संसाधन यूज करते हो वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे रहें। ऐसा ना हो सारे के सारे जो संसाधन है आप ही यूज कर लो। तो फ्यूचर जनरेशन की जो भी नीड है उसे बिना कंप्रोमाइज़ किए हुए उनको आप यूज करो, ताकि आपके आने वाली जो जनरेशन है, आपके बेटे बच्चे, वो बच्चों के बच्चे, वो भी इन्हें यूज कर सकें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस आधार पे मतलब बेसिस पे काम करता है। तो ये एजेंडा 21, फॉरेस्ट प्रिंसिपल और ये कन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, 3 डॉक्यूमेंट नॉन बाइंडिंग थे। याद करना आपको, नॉन बाइंडिंग। नॉन बाइंडिंग का मतलब है जी बाध्यकारी, कि जरूरी नहीं है सारी कंट्री ये माने ही माने, मतलब उन्हें अपनी मर्जी से ये अडॉप्ट करने थे अपनी कंट्रीज में। लेकिन इसमें 3 डॉक्यूमेंट के साथ साथ जी 3 कन्वेंशन भी सामने आई। कन्वेंशन का मतलब जी एक तरह से एग्रीमेंट या मीटिंग, मतलब एग्रीमेंट मान लो जी, समझौता या ट्रीटी, जिनमें से एक था UNFCC। इसे हम पढ़ चुके हैं जी अलग लेक्चर लेके, अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हो UNFCC एनवायरनमेंट की प्लेलिस्ट में जाके। ये नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट था। नॉन बाइंडिंग ये मतलब किसी को मानना है नहीं है, मतलब अपनी मर्जी से मानना है। नॉन बाइंडिंग था, नॉन मतलब अबाध्यकारी। और ये किस लिए लाया गया था, ताकि ग्रीन हाउस गैस का इमिशन है उसको कम कर सकें। सेकंड इसमें कन्वेंशन हुई जी एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, जो मृदा अपरदन होता है जी, डिजर्टिफिकेशन होता है जो सॉइल इरोजन, उसको रोकने के लिए, ताकि जो मिट्टी खराब ना हो, फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन ना हो। जो डिफॉरेस्टेशन की वजह से मिट्टी का अपरदन होता है यानी कि सॉइल इरोजन होता है, उसको रोकना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिजर्ट ना बढ़े। ये कन्वेंशन हुई जी। तीसरी हुई एक CBD, जिसका नाम है कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये दोनों बाइंडिंग एग्रीमेंट हैं जी, बाध्यकारी, मतलब लोगों को, मतलब कंट्रीज़ को ये मानने हैं। तो इनकी बारे में हम UNFCC के बारे में पढ़ चुके हैं जी। अब आज पढ़ेंगे हम CBD के बारे में। अब आ जाओ भैया यहाँ पे, ये CBD क्या है जी, इसकी फुल फॉर्म याद करनी है आपको, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये एक एग्रीमेंट हुआ जी, समझौता। ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी थी जी, संधि थी एक तरह से बाध्यकारी, की मानना ही है जो कंट्री इसको साइन करेगी, यानी कि जो इसका मेंबर सदस्य होगा। क्या इंडिया ने भी साइन किया था? हाँ जी, इंडिया भी इसका मेंबर है CBD का, समझ गए। और ये 1993 से ये फोर्स में आ गई थी। फोर्स में आने का मतलब लागू हो गई थी। इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब टारगेट है जी। कौन कौन से टारगेट हैं, लक्ष्य? एक तो जी कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो भी बायोलॉजिकल विविधता उसका संरक्षण करना, यानी कि जैसे जंगल हो गए और उसमें एनिमल्स हो गए, ट्री प्लांट ट्रीज, इन सब का कंजर्वेशन करना है। नेक्स्ट क्या है, सस्टेनेबल यूज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के जो कंपोनेंट है उनका सस्टेनेबल यूज करना है। मतलब ऐसा नहीं रखना है कि हमें सारे रिसोर्सेज अभी यूज कर लेने हैं, अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी छोड़ने हैं। नेक्स्ट है जी फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। जो भी मान लो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, उनसे जो भी बेनिफिट होता है, जो भी लाभ होगा, वो सब कंट्रीज़ के साथ हम इक्वली शेयर करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखो ये तीनों के तीनों प्रिंसिपल आपको एज इट इज़ याद होने चाहिए, क्योंकि ये तीनों प्रिंसिपल याद रहेंगे मेंस में या ऐसे के लेक्चर में, या आप जो आपका GS पेपर 3rd है उसमें आप लिख सकते हो क्वेश्चन में एज इट इज़। अब और ये प्रिंसिपल देखो जी पूछ लिए जाते हैं प्रीलिम में, आपको दे देंगे ऑप्शन, और ऑप्शन में क्या है दे देंगे कौन कौन सा CBD में था। तो ये तीनों आपको याद करने इसके ऑब्जेक्टिव। इसमें जी सारी कंट्रीज़ ने लगभग पूरे वर्ल्ड वाइड साइन कर दिया था और रेटिफाई कर दिया, मतलब इसे प्रमाणित कर दिया। लेकिन सिर्फ एक कंट्री ने नहीं किया इसे, US ने, अमेरिका ने। अमेरिका ने देखो CBD को साइन तो किया, मतलब इस ट्रीटी पे, संधि पे साइन कर दी, सिग्नेचर कर दिया अमेरिका ने, लेकिन रेटिफाइड नहीं किया, मतलब प्रमाणित नहीं किया। देखो जी जब भी जैसे मान लो कोई वर्ल्ड वाइड मीटिंग होती है, तो कोई भी हमारा मान लो प्राइम मिनिस्टर गया या प्रेसिडेंट गया मीटिंग अटेंड करने, तो वहाँ पे साइन कर देते हैं। लेकिन साइन करने के बाद क्या है, अपने देश की पार्लियामेंट में, सभी कंट्रीज़ को अपने देश की संसद में या पार्लियामेंट में उसे पास कराना पड़ता है, रेजोल्यूशन, समझ गए। दोनों हाउस से, अगर 2 हाउस हैं, एक हाउस है तो एक हाउस से, तो दोनों हाउस से पास कराना पड़ता है, तब जाके कहते हैं वो रेटिफाइड हो गया। लेकिन अमेरिका ने सिर्फ साइन किया जी, रेटिफाइड नहीं किया, इसलिए CBD का मेंबर नहीं है अमेरिका, ये याद रखना। तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में, ये स्टेटमेंट में देके पूछ लेंगे क्या अमेरिका भी इसका मेंबर है, तो गलत हो जाएगा, अमेरिका इसका मेंबर नहीं है, बस सिर्फ साइन किए, रेटिफाइड नहीं किया आज तक भी। जो CBD का हेडक्वार्टर कहाँ जी, सेक्रेटेरिएट कहाँ पे, कनाडा में एक जगह है जी, मॉन्ट्रियल। ये US के पास कनाडा, उसमें मॉन्ट्रियल जगह है जी, कनाडा कंट्री में, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये यूनाइटेड नेशन की ही एक स्पेशलाइज एजेंसी है, यूनेप, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, उसके अंडर ये काम करता है जी। CBD वर्क करता है, ऑपरेट करता है। जो इसकी
कंट्रीज हैं जी, जो इसके मेंबर है, सीबीडी के जो भी मेंबर हैं वो रेगुलर टाइम पे मीटिंग करते हैं जी, मतलब इनकी मीटिंग होती है सदस्य देशों की, और उस मीटिंग को भी बोलते हैं सीओपी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जैसे हमने यूएनएफसीसी में पढ़ा था ना, उसकी भी मीटिंग होती थी, उसको भी सीओपी बोलते थे। इसकी भी जैसे मीटिंग होती है उसको भी सीओपी बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। नेक्स्ट क्या है जी इसमें, नेक्स्ट देखो 2000 में इसकी 5वीं मीटिंग हुई जिसका नाम था COP5, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 5। उसमें जी एक एजेंडा, मतलब एक तरह से कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया, एग्रीमेंट अडॉप्ट किया गया। इसके साथ साथ उस एग्रीमेंट का नाम था कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, और ये एग्रीमेंट लागू हो गया, फोर्स में आ गया। केम इनटू फोर्स का मतलब है जी लागू हो गया 11 सितंबर 2003 से। देखो जी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब इसकी मीटिंग 5 हुई तो सीबीडी की 5वीं मीटिंग हुई COP5 में 2002 में, मतलब 2000 में हुई, 2000 में ये मीटिंग। कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, एक एग्रीमेंट अडॉप्ट किया, एक समझौता मतलब अडॉप्ट किया कंट्रीज़ ने मिलकर, और 2003 में लागू हो गया। इसके लक्ष्य क्या थे, टारगेट क्या थे कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी पे? इसके लक्ष्य थे जी कि इस प्रोटोकॉल में था कि जो भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसके जी जो उसको बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, किससे? फ्रॉम द पोटेंशियल रिस्क पोज्ड बाई लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। देखो जी मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है, नई नई जो बायोटेक्नोलॉजी आ रही है, उनकी उनके मतलब उनके रिजल्ट से, उनकी वजह से, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की वजह से जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या है, नए नए रिस्क पैदा कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए। कि ऐसे होते हैं जी कुछ जीव, ये लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वर्ड याद रखना है। ये किस में था? ये जी कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी में था। मतलब जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकते हैं जी, कोई जीव हो सकता है, एनिमल होता है, लिविंग जीता हुआ जानवर हो सकता है, कोई भी, कोई प्लांट हो सकता है, स्पीसीज कुछ भी हो सकता है, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है जी। तो उससे जो नुकसान होता है ना बायोडाइवर्सिटी को, फॉरेस्ट को, समझे, जंगल को, पेड़ पौधों को, किसी से भी कोई नुकसान होता है, तो ऐसे जोखिम से बचाना है बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी को, जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से होना है। इसका मेन टारगेट था जी कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी का। नेक्स्ट जी इसकी एक इंपॉर्टेंट कॉप है, COP10, मतलब इसकी मीटिंग हुई सीबीडी की, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 10 नंबर की मीटिंग हुई। ये मीटिंग जी 2010 में हुई। कहाँ पे हुई? नगोया में, जापान में एक जगह है जी नगोया। और इस मीटिंग को नाम दे दिया गया जी नगोया प्रोटोकॉल, जो इसमें एग्रीमेंट साइन किया, मतलब समझौता किया, इसको उसी को बोल दिया गया नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल किस पे बेस्ड थी? ये बेस्ड थी जी एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन टू द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो सीबीडी का थर्ड गोल था ना, सीबीडी का थर्ड गोल था, थर्ड टारगेट, वो ही इसमें दोबारा दोहराया गया कि हम क्या है, जो भी बेनिफिट होगा जेनेटिक रिसोर्स से वो इक्वली सब कंट्रीज के साथ शेयर करेंगे उस फायदे को, जो भी उस फायदा होगा। जेनेटिक रिसोर्सेज, जेनेटिक रिसोर्सेज का मतलब है जी कोई भी रिसोर्स संसाधन, मान लो कोई पेड़ है जी, किसी की जानकारी किसी को है, समझ रहे हो, तो वो कंट्री क्या है, उस पेड़ के क्या क्या फ़ायदे हैं और कंट्रीज़ को भी बताएगा, तो ताकि उसका यूज ले सकें। लेकिन इसमें साथ साथ, इस प्रिंसिपल के साथ साथ एक और ऐड किया गया नगोया प्रोटोकॉल में, वो था जी इसमें, एक तो ये आपका हो गया फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, एक तो ये हो गया नगोया प्रोटोकॉल में। दूसरा था इसमें कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसका यूटिलाइजेशन भी शेयर करेंगे, जो बेनिफिट होता है ट्रेडिशनल नॉलेज से। जैसे मान लो जी तुलसी का पेड़ है, तुलसी का पेड़ हो गया, इसके मान लो सिर्फ इंडिया जानता है इसके फ़ायदे क्या हैं, कि इसे चाय में डालो इसके पत्ते, तो इससे क्या है, खांसी जुकाम ठीक हो जाएगा और बुखार ठीक हो जाता है, या इससे बहुत सारे ऑक्सीडेंट हो, मतलब एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो बीमारियों को ख़त्म कर देते हैं। तो ये जो बात जान लो इंडिया जानता, कोई और नहीं जानता। तो ये सारा जो बेनिफिट है ना, ये सारा जो है जी आपका बेनिफिट होगा, नॉलेज होगी, ट्रेडिशनल नॉलेज, मतलब रीति रिवाज की जो नॉलेज होगी, ट्रेडिशनल नॉलेज, जो प्राचीन जानकारी होगी ऐसे कंट्रीज़ को, वो सब कंट्रीज़ के साथ शेयर करेगा ऐसे कि उनके फ़ायदे क्या हैं, सभी कंट्रीज़ को बराबर मिल सकें, समझ गए। तो इसका ये याद रखना कि ट्रेडिशनल नॉलेज का बेनिफिट शेयर करने का जो लक्ष्य था वो किस में था, आपका नगोया प्रोटोकॉल में, ये जो 2010 में अडॉप्ट की थी। और ये केम इनटू फोर्स कब हो गई थी? 2014 में, मतलब लागू हो गई थी 2014 से। ये नगोया प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं जी अभी हम। फिर इसके बाद क्या होता है जी, नगोया प्रोटोकॉल के बाद इसमें देखो एक ट्रेडिशनल नॉलेज का प्रिंसिपल अडॉप्ट किया, साथ साथ एक इसमें जी
एक 10 ईयर का फ्रेमवर्क और अडॉप्ट किया, मतलब 10 साल का एक ऐसा प्लान बनाया कि हमें बायोडाइवर्सिटी को पूरे वर्ल्ड वाइड बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ये 10 साल का फ्रेमवर्क तैयार किया। जैसे प्लान बना लो जी, आप अगले 2 साल को अगले 2 साल में क्या क्या करना है, या आपने 3 साल में क्या क्या करना है, मुझे ग्रेजुएशन करनी है, उसके बाद पेपर देना है, यूपीएससी का सिलेक्शन लेना है, तो ऐसे प्लान बना लो आप। ऐसे ही इसने प्लान बना लिया जी 10 साल का, 10 साल का प्लान बना लिया, 10 ईयर का फ्रेमवर्क कि हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, बायोडाइवर्सिटी प्लांट ट्रीज वगैरह सबको मिला के बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं जी, इनको जंगलों को बचाने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, एनिमल्स को बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ऐसा 10 साल का फ्रेमवर्क तैयार किया। और इस 10 साल के फ्रेमवर्क को, 10 ईयर के फ्रेमवर्क का नाम दिया स्ट्रेटजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी 2011 टू 2020, मतलब 2011 से 2020 तक का एक प्लान बना लिया, स्ट्रेटजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी। तो ये स्टेटमेंट में देखे पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है नगोया प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। और नगोया प्रोटोकॉल किससे है जी, नगोया वो आपकी सीबीडी से, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी से रिलेटेड है, समझ रहे हो। सीबीडी के अंदर ही उसकी एक मीटिंग हुई थी नगोया, नगोया जापान में, और नगोया प्रोटोकॉल बोलते हैं जी उसे। तो नगोया प्रोटोकॉल से संबंधित रखता है ये स्ट्रेटजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी, ये आपको याद रखना है। और इसी में जी जो ये प्लान बनाया 10 साल का, इस 10 साल के प्लान में ऐसे 20 टारगेट रखे, 20 लक्ष्य रखे कि इन 20 लक्ष्यों को हमें 2020 तक अचीव करना है, इन 20 लक्ष्य को। और इन 20 लक्ष्य को जी बोलते हैं HI टारगेट फॉर बायोडाइवर्सिटी, ये आईची टारगेट्स फॉर बायोडाइवर्सिटी। देखो जी ये कई बार हर एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आईची टारगेट फॉर बायोडाइवर्सिटी क्या है, तो आपको याद रखना कुछ ऐसे टारगेट रखे गए, तो जो 10 साल के टारगेट हैं 2011 से 2020 तक के, जिसमें हमें बायोडाइवर्सिटी को सेव कैसे करना ये बताया गया, समझे। और किससे रिलेटेड है, नगोया प्रोटोकॉल में अडॉप्ट किए गए आईची टारगेट फॉर बायोडाइवर्सिटी, नगोया प्रोटोकॉल में। और नगोया प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, सीबीडी से, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, समझ गए। और ये सीबीडी कब अडॉप्ट किया, अर्थ समिट में, जो 1992 में हुआ। अब ये आईची टारगेट जी 5 ग्रुप में बांटे गए। कैसे, कौन कौन से टारगेट हैं इन्हें देख लेते हैं एक बार। एक तो है स्ट्रेटजिक गोल 1, इसमें क्या रखा गया, इसमें रखा गया कि इस टारगेट में कि जो भी बायोडाइवर्सिटी जो लॉस होते हैं उनको कैसे एड्रेस किया गया है, मतलब जो भी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होता है जी, गवर्नमेंट और सोसाइटी के साथ मिलके कैसे इनको निपटा जाए इन नुकसान से। नेक्स्ट जी स्ट्रेटजिक गोल बी, इसमें रखा गया जो भी बायोडाइवर्सिटी पे जी प्रेशर है उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो फॉरेस्ट को यूज करते हैं, जंगली जानवरों को परेशान करते हैं, तो इन चीज़ों को कैसे कम किया जाए और सस्टेनेबल यूज को कैसे प्रमोट किया जाए, तो ये गोल था जी इसमें। सेकंड, थर्ड गोल था जी गोल सी, स्ट्रेटजिक गोल सी, इसमें था कि जो बायोडाइवर्सिटी का स्टेटस है उसे इम्प्रूव करना, उसे इम्प्रूव करना, और जो इकोसिस्टम है, स्पीसीज हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी है, इसको सेफ गार्ड करना। मतलब देखो जी जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसका संरक्षण करना और उसका बढ़ावा देना, इंप्रूव करना, ये इसका तीसरा लक्ष्य है जी। थर्ड लक्ष्य है जी स्ट्रेटजिक गोल डी, जो बेनिफिट होते हैं जी बायोडाइवर्सिटी से, मतलब जंगलों से जी, फॉरेस्ट से हमें फ़ायदा भी मिलते हैं, हमारी इकोनॉमी को भी फ़ायदा मिलते हैं जी, पेड़ों से बहुत सारी मेडिसिन मिलती हैं, जो इनसे बेनिफिट्स होता है इसको इन्हेंस करना, इन्हेंस का मतलब है जी इंक्रीज करना, बढ़ाना, जो भी फ़ायदे मिलते हैं। और जो इकोसिस्टम सर्विस हैं जी, जो हमसे सर्विस मिलती हैं, जैसे एनिमल से जी फ़ायदे होते हैं, या आपके पेड़ पौधों से, जो भी इनको इन्हेंस करना। नेक्स्ट है जी स्ट्रेटजिक गोल ई, इसमें था कि जो पार्टिसिपेटिव प्लानिंग है इसका इम्प्लीमेंटेशन को इन्हेंस करना, मतलब क्या है जी सारी कंट्री साथ मिलके इसे लागू करें, इसको भी बढ़ावा देना, इन्हेंस करना। और नॉलेज मैनेजमेंट को बढ़ावा देना, कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ावा देना। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब है जी फॉरेस्ट एरियाज में जी, सारी कंट्री में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो भी कर्मचारी हैं पर्सनल, उनको क्या है, उनमें कैपेसिटी बिल्डिंग डेवलप करना, उन्हें बताना कि फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व किया जाए, जंगली जानवरों को कैसे कंजर्व किया जाए, संरक्षण किया जाए, तो ये सब कैपेसिटी बिल्डिंग में आता है जी। अब इंडिया में ने भी कुछ स्टेप लिए हैं क्या, हाँ जी बिल्कुल, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए इंडिया ने भी स्टेप लिए हैं। 2002 में एक एक्ट बनाया जी इंडिया ने, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपीएससी आप 10 साल के क्वेश्चन उठा के देख लो, 6 से 7 बार क्वेश्चन पूछा होगा इस एक्ट से। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में पास किया, किस लिए, ताकि सीबीडी को इम्प्लीमेंट किया जा सके हमारे कंट्री में, जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के प्रिंसिपल हैं उनको हम अपनी कंट्री में भी लागू कर सकें, इसलिए ये एक्ट बनाया 2002 में, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। फिर एक इस एक्ट के थ्रू एक अथॉरिटी बनाई हमने नेशनल लेवल पे, जिसका नाम है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। ये एक अथॉरिटी है जी जिसमें कुछ ऑफिसर वगैरह काम करते हैं, ऑफिसर होते हैं, और ये अथॉरिटी स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, क्योंकि एक्ट के जरिए बनाई है हमने, कानून बना के बनाई है, तो उसे स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, यानी कि सांविधिक संस्था। और जो संविधान से बनती है जी डायरेक्टली, उसे संवैधानिक बोलते हैं,
संवैधानिक, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और ये हो गई जी एक्ट से बनी है, कानून से, तो स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जी। और इसने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है जो 2002 का, उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया 2003 से जी इस अथॉरिटी ने। और भी कुछ काम किए जी इंडिया ने, जैसे क्या है, कुछ एडवाइजरी फंक्शन परफॉर्म किए हैं, और जो आपके कंजर्वेशन सस्टेनेबल के लिए बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को कुछ स्टेप लिए हैं, ताकि फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स है अराइजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को अपनाया जा सके और इनको प्रमोट किया जा सके। मतलब बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से जो भी फायदे होते हैं जी, बायोडाइवर्सिटी को बचाया जा सके, कुछ ऐसे स्टेप लिए हैं। और ये NB का हेडक्वार्टर कहाँ पे जी, जो नेशनल बायोलॉजिकल अथॉरिटी हमने बनाई है जो इस एक्ट के थ्रू, 2002 के एक्ट के थ्रू, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का, इसका जी तमिलनाडु में चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय। कुछ और मेजर्स लिए जी इंटरनेशनली, कुछ और मेजर्स क्या लिए जी, देखो 22 मई को इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे मनाया जाता है हर साल, ताकि बायोडाइवर्सिटी को सेव किया जाए और लोगों में अवेयरनेस, जागरूकता फैलाई जाए। ये हर साल 22 मई को पूरे वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जी 2011 से 2020 तक के, मतलब एक डिकेड को, इस डिकेड को, मतलब 10 साल हो जाते हैं ना, 10 साल को बोलते हैं डिकेड इंग्लिश में, तो इस 2011 से 2020 के पीरियड को यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी डिक्लेयर कर दिया था, यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो ये ऐसा भी पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में, 2011 से लेकर 2020 तक का जो डिकेड है, इस डिकेड को 10 साल को यूनाइटेड नेशन ने क्या डिक्लेयर किया था, किसके लिए डिक्लेयर किया था, तो याद रखना बायोडाइवर्सिटी के लिए डिक्लेयर किया था यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी। अब कुछ प्रोटेक्टेड एरिया जी इंडिया में, कुछ मतलब जो संरक्षित क्षेत्र कुछ एरिया हैं जिनको बचा के रखता है इंडिया। ये प्रोटेक्टेड एरिया क्या होते हैं जी, ऐसे रीजन होते हैं या जोन क्षेत्र होते हैं जिनको सर्टेन लेवल की प्रोटेक्शन दी जाती है और उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है, और वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है या इन्वायरमेंट है उसको कंजर्व किया जाता है, ताकि वहाँ पे ह्यूमन का इंटरवेंशन ना हो और जो रिसोर्सेज का एक्सप्लोटेशन करते हैं उन पर भी लिमिट लगी हो। मतलब वहाँ से क्या है जी, जंगल से कोई पेड़ पौधे ना काटे, उन्हें ख़राब ना करे, और आदमी और एनिमल ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इन सब को रोकने के लिए ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर देता है हर एक कंट्री। इंडिया ने भी किए हुए हैं। इंडिया में लगभग 903 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, और ये लगभग हमारे टोटल जियोग्राफिकल एरिया है इंडिया का, उसका 5% है ये प्रोटेक्टेड एरिया। मतलब जितना भी हमारा एरिया है जी इंडिया का, जितना भी लैंड है उसका 5% में ये प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं। कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जी ऐसे डिक्लेयर किए हैं, यही हैं जी प्रोटेक्टेड एरिया। जैसे नेशनल पार्क हो गया, राष्ट्रीय उद्यान, ये भी प्रोटेक्टेड एरिया है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो गए, कंजर्वेशन रिजर्व हो गए, या कम्युनिटी रिजर्व हो गए, या कोई और प्राइवेट प्रोटेक्टेड एरिया है, प्राइवेट प्रोटेक्टेड एरियाज। तो ये सारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, संरक्षित क्षेत्र, प्रोटेक्टेड एरियाज। तो यही सब था जी इस लेक्चर में।